अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में ब्रैड-विक्टर फार्मूला की, और हमने इसमें अभी तक जो है वो मीन फ्री पाथ की जो है वो डेरिवेशन स्टार्ट की थी। तो उसके लिए हमने के की वैल्यू जो है वो आपको याद होगा कि डिराइव करना शुरू की थी। के वो वाला के जिसके अंदर हमारे पास पोटेंशियल वी के साथ रिलेटेड जो K1 था और पोटेंशियल W के साथ रिलेटेड जो है K2 था। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ तक जो है वो एक रिलेशन डिराइव कर लिया था, आपको याद होगा कि हमारे पास जो है वो दो तरह के फैक्टर्स का सम आ गया था। ठीक है, उनमें से जो पहला फैक्टर था हमारे पास, क्योंकि ये पॉजिटिव है और इसमें आयोटा नहीं है तो ये K1 है, और जो सेकंड फैक्टर है उसके अंदर आयोटा है तो ये हमारे पास K2 होगा, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द पोटेंशियल W। ठीक है, इसके अंदर W भी आ रहा है, आप देख रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है इस वक्त इक्वेशन डिराइव हो गई है कि टोटल वेव नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ first wave number that is associated with the potential V and second wave number that is associated with the potential W. Potential V is the real potential, the potential W is the imaginary potential, and as a whole when you combine these two potentials you are dealing with complex potential। ठीक है, complex number की भी यही पहचान होती है कि उसमें रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट होता है। इसी तरह से यहाँ पे भी रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट जो है वो दो तरह के पार्ट्स को हमने ऐड अप करके तो फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन जो है कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इसमें से आप अगर गौर करें तो ये जो K1 है इसकी वैल्यू को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 पाई p/h। p इज़ द मोमेंटम। अगर आप देखें तो ये mv जो है हमारे पास, इसको हम p कह सकते हैं ना। ठीक है, तो 2 पाई p/h। ठीक है, ये हमारे पास है K1, और p/h को आप 1/λ भी कह सकते हैं। अगर आपको याद हो एक रिलेशन होता था लैम्डा इज इक्वल टू h/p, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रिलेशन है, आपको याद होगा, ये पिछले कोर्सेज में आप पढ़ते रहे होंगे। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल टू h/p। तो अगर आप p/h करेंगे तो ये 1/λ हो जाएगा। ठीक है, यही वाली इक्वेशन जो है वो 1/λ हमारे पास आ जाएगी, 1/h/p, या सिंपली आप p/h कह दें। तो p/h को आप लिख सकते हैं 2 पाई/λ यानी 1/λ। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। और where lambda is the de Broglie wavelength of the incident projectile, ये वो वेवलेंथ है जो ट्रैवलिंग वेव की हमारे पास होती है, और इस वेवलेंथ को हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका होपफुली क्लियर हो गया कि के की वैल्यू हमारे पास निकल आई है। अब नेक्स्ट हमने ये करना है, मीन फ्री पाथ हमने इसमें से फाइंड करना है। तो आपको याद है हमने पहले किया था साई इंटू साई, दो वेव फंक्शंस को मल्टीप्लाई किया था हमने। ठीक है, तो जब वो दो वेव फंक्शंस को आपने मल्टीप्लाई किया था तो आपके पास दो तरह की जो वैल्यूज़ का जो हमारे पास मल्टीपल आया था वो ये आ गया था e⁻² - 2k2x, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो पहला आपके पास वेव फंक्शन था वो माइनस आयोटा के साथ था और जो दूसरा वेव फंक्शन था वो प्लस आयोटा के साथ था। ठीक है, दो तरह के वेव फंक्शन जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो एक में आयोटा का साइन प्लस होता है और दूसरे में माइनस के साथ होता है ये। ठीक है ना, तो इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं। तो जब आप इसकी ये वाली पार्ट्स और इसकी ये वाली पार्ट्स को आप जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, यानी बेसिस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पार्ट्स ऐड अप होती है। जब आप ऐड अप करेंगे तो इनमें से कुछ चीज़ें कैंसिल होकर आपके पास ये वाला टर्म आ जाएगी। मीन फ्री पाथ की बात हमने पहले की थी कि ये क्या होती है, ये वो डिस्टेंस होता है ओवर विच द इंटेंसिटी इज़ अटेन्यूएटेड टू 1/e इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, इंटेंसिटी या एनर्जी अपनी वैल्यू से अगर कम हो जाती है उसको हम अटेन्यूएशन कहते हैं, और अगर ये कुछ ख़ास डिस्टेंस के बाद
जो है इस किसी भी ख़ास अमाउंट इसके अंदर से कमी हो रही है तो हम नोट कर लेंगे कितने डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद इसके अंदर इतनी कमी हो रही है, तो उस डिस्टेंस को हम उसका मीन फ्री पाथ कहते हैं। ठीक है, तो ये मीन फ्री पाथ 1/ith जो है रिडक्शन जो है उसके अंदर आ जाए तो उसको कहते हैं। अच्छा, मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला है हमारे पास 1/2k होता है नॉर्मली, बट 1/2k2 बिकॉज यहाँ पे रिडक्शन वाला फैक्टर जो है वो k2 के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, या एब्जॉर्प्शन, तो 1/2k2, हम 1/2k2 को किस तरह से लिख सकते हैं, पिछले पेज पे अगर आप देखें तो k2 की वैल्यू यहाँ पे मौजूद है, वो ये है। ठीक है, तो अगर इसको हम 1 कर दें, ठीक है, एक तो ये आयोटा से आयोटा कैंसिल, हमने सिर्फ k2 की वैल्यू लेनी है, वो इतनी है। ठीक है, तो 2πw/h म्यू। ठीक है, तो अगर इसको आप 1/2k2 कर देंगे तो ये वाली जो चीज़ है ये 2πw/h म्यू, ये म्यू नहीं है, hv/2πw हो जाएगा। ठीक है, hv/2πw, और 2πw के साथ ये वाला 2 भी मल्टीप्लाई कर दे तो ये 4πw बन जाता है। तो इस तरह से हमारे पास जो मेन फ्री पाथ की जो वैल्यू आएगी वो इस तरह से उसके लिए हमने जो इक्वेशन लिखी है 1/2k2 वहाँ से आएगी। अब ये नेक्स्ट हम इसको मीन फ्री पाथ जो होता है हमारे पास वो S=VT वाले फार्मूले से भी आता है, यानी तो अभी अगर हम इसमें से v को निकाल के देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो s है, ये डिस्टेंस है इस जगह पे, ये दरअसल जो है वो v और उसके साथ t, ये वाला फैक्टर पे t होगा, क्योंकि v तो वो है, तो S=VT होता है। तो इट गिव्स अ मीन डिस्टेंस वेयर hv/4πw v∆t। ये वाली चीज़ जो v तो वैसे ही रहेगी, पर ये वाली चीज़ को ∆t कह दी है क्योंकि हमारे पास रिलेशन होता है S=VT डिस्टेंस का। तो उस डिस्टेंस के रिलेशन को यूज़ करके हमने यहाँ पे जो है वो इस फार्मूला के अंदर जो है वो मीन फ्री पाथ की वैल्यू जो है निकालनी है। ठीक है, तो मीन फ्री पाथ तो हमने निकाल लिया। अब मीन फ्री टाइम भी होता है, जिस तरह से हम मीन फ्री पाथ की बात करते हैं उसी तरह से हम मीन फ्री टाइम की बात भी करेंगे। ठीक है, मीन फ्री टाइम क्या होता है, वो टाइम है जिसमें इंटेंसिटी जो है वो उसके अंदर एटेनुएशन आ जाती है 1/e, यानी पहले तो हम बात कर रहे थे डिस्टेंस की, मीन फ्री पाथ ये वो वाला डिस्टेंस है जिसमें इंटेंसिटी 1/e हो जाती है अपनी इनिशियल वैल्यू की। लेकिन अब हम बात करेंगे टाइम की, कि जिस टाइम में इंटेंसिटी 1/e हो जाती है अपनी इनिशियल वैल्यू की, उस टाइम को हम मीन फ्री पाथ कह देते हैं। तो उसकी वैल्यू होती है हमारे पास ∆t, और यहाँ पे हमने ∆t कहाँ से निकाला है, इसी इक्वेशन से। ठीक है, तो अगर आप सिंपली ये वाली पूरी चीज़ देखें तो ये मीन फ्री पाथ का फार्मूला है। ठीक है, एस का, यानी एस मीन फ्री पाथ का, और अगर आप इसमें से सिर्फ ये वाला फैक्टर देखें तो ये टाइम है, और ये है मीन फ्री टाइम। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारे पास जो है h/4πw। ठीक है, तो ये मीन फ्री टाइम हमारे पास आ गया। अब हमने मीन फ्री पाथ और मीन फ्री टाइम, ये दो जो चीज़ें हैं ये डिराइव की हैं इस रिलेशन से अभी तक। नेक्स्ट इस पर हम क्या करेंगे कि आपके पास जो है, अच्छा, ये वाला जो वेव फंक्शन था हमारे पास, ये हमने दो तरह के पोटेंशियल्स के लिए जो है वो अगर उसका मल्टीपल करें दो फैक्टर्स का तो भी हमारे पास टोटल वेव फंक्शन जो आ जाता है iota_k1x माइनस iota_k2x। ठीक है, ये दो तरह के वेव फंक्शंस का जो है मल्टीपल यहाँ पे मौजूद है। ये हमारे पास जो है वो मीन फ्री टाइम है। और अब हमें शेल मॉडल जो है जिसको हमने पहले पढ़ा था, न्यूक्लियर फिजिक्स 1 में पढ़ा था, वो हमें ये पता था कि पोटेंशियल की जो डेप्थ है वो तकरीबन 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। ठीक है, ये वो वाला पोटेंशियल है जो कि न्यूक्लियस का होता है। ठीक है,
यानी न्यूक्लियर शेल्स के अंदर जो मौजूद होता है उसकी पोटेंशियल डेप्थ, यानी वो जो पोटेंशियल वेल था उसकी डेप्थ हम उसकी बात कर रहे हैं, वो तकरीबन 40 MeV के राउंड अबाउट होता है। अच्छा, इस तरह से अटेनुएशन जो डिस्टेंस है वो तकरीबन न्यूक्लियस के रेडियस के बराबर होता है, ठीक है। तो अटेनुएशन डिस्टेंस यानी ये उतना डिस्टेंस है जितना ओरिजिनल वैल्यू को 1/e टाइम्स अगर कर दिया जाए तो उसके बराबर। तो अटेनुएशन डिस्टेंस जो है वो तकरीबन उतना है जितना न्यूक्लियस का रेडियस होता है। न्यूक्लियस का रेडियस आपको पता है 3 to 6 फेम्टोमीटर तक जा सकता है। तो जब अटेनुएशन डिस्टेंस हमारे पास आ गया तो हम W की वैल्यू पे लगा सकते हैं, यानी W की वैल्यू हमारे पास फिर इसी हिसाब से 6 से 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, ठीक है। तो टोटल 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो शेल्स की, न्यूक्लियर शेल की पोटेंशियल डेप्थ है, और W जो हमारे पास जो है ये वर्चुअल स्टेट्स की पोटेंशियल है, यानी जो वर्चुअल स्टेट्स में पोटेंशियल पार्टिकल का था वो इतना है 6 से 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो और ये हमने कहाँ से ड्राइव किया, ये हमने अटेनुएशन डिस्टेंस से ड्राइव किया है, ठीक है। अटेनुएशन डिस्टेंस जो है वो उतना ही होता है जितना कि न्यूक्लियस का रेडियस होता है, ठीक है। अच्छा, यानी न्यूक्लियस के रेडियस के अंदर जाने के लिए जितना टाइम उसको, जितना डिस्टेंस उसने कवर किया है उतनी ही वैल्यू उस पोटेंशियल की हम उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, टू डिस्क्राइब बोथ डायफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग फिनोमेना विद द ऑप्टिकल मॉडल रिक्वायर्स एन इमेजिनरी पोटेंशियल ऑफ फ्यू MeV। तो अगर हम सिंपल शेल मॉडल देखते हैं तो उसके अंदर अब्जॉर्प्शन का फैक्टर नहीं था, तो फिर हमने उसके लिए ऑप्टिकल मॉडल को भी इंक्लूड किया और उसने फिर हमें जो है वो ये बताया कि अब्जॉर्प्शन का फैक्टर कैसे ऐड किया जा सकता है। ऑप्टिकल मॉडल ने हमें एक इमेजिनरी पोटेंशियल का भी जो है वो आइडिया दिया, और उस इमेजिनरी पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ही आती है जितनी किसी न्यूक्लियस के अंदर ट्रैवल करते हुए वैल्यू आती है एनर्जी अटेनुएशन डिस्टेंस के साथ, ठीक है। तो हमें इसका मतलब है कि ये जो हमारी वैल्यू आई है W की, ये कंसिस्टेंट है हमारी जो वर्चुअल जो स्टेट होती है उसके लाइफ टाइम के साथ, यानी जितनी एनर्जी इसकी स्टेट की है वर्चुअल स्टेट की उतनी ही उसकी लाइफ टाइम अगर हम डिराइव करें उस फार्मूले से तो वो भी सही आएगी। यानी इसका मतलब है W की वैल्यू हमने एग्जैक्ट जो है वो एस्टिमेट कर ली है, यानी हमने ये एस्टिमेट कर लिया कि इमेजिनरी स्टेट जो है वो उसका पोटेंशियल डेप्थ कितनी होगी, ठीक है। अच्छा, अब नोट ये करें कि दिस इज़ इंटायरली कंसिस्टेंट विद द लाइफ टाइम ऑफ द वर्चुअल सिंगल पार्टिकल स्टेट बिफोर अब्जॉर्प्शन ऑफ अबाउट 10⁻⁻22 सेकेंड। अच्छा, एब्जॉर्प्शन से पहले यानी जब पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा होता है किसी भी न्यूक्लियस के साथ, तो वो एब्जॉर्प्शन से पहले किसी एक्साइटेड स्टेट पे या किसी वर्चुअल स्टेट पे, जिसको हम वर्चुअल स्टेट फॉर सिंगल पार्टिकल कहते हैं, वहाँ पे स्टे कर रहा होता है। तो वो वहाँ पे कितनी देर स्टे करता है, तकरीबन 10⁻⁻22 बिफोर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो वो वहाँ पे स्टे कर रहा होता है। तो अगर तो हमारी जो हमने ये W की वैल्यू निकाली है, इसको यूज़ करते हुए हम उस स्टेट का लाइफ टाइम निकाल लें, तो फिर अगर तो वो लाइफ टाइम उतना ही आता है जितना हमारे पास वर्चुअल स्टेट्स का लाइफ टाइम होता है, तो फिर इसका मतलब है हमारे पास W की जो वैल्यू वो ठीक है, ठीक है। यानी मैंने ये कहा है कि अगर आपने जो W की वैल्यू अभी डिराइव की है, यानी पोटेंशियल इमेजिनरी पोटेंशियल की वैल्यू जो आपने अभी निकाली थी 6 to 8 MeV, अगर यही वाली पोटेंशियल की वैल्यू को यूज़ करते हुए आप उस स्टेट का लाइफ टाइम निकालें जिस स्टेट के लिए ये W की वैल्यू है, तो अगर वो लाइफ टाइम वर्चुअल स्टेट के लाइफ टाइम के बराबर है, इसका मतलब है कि ये W की वैल्यू हमारे पास एक्यूरेट आ गई है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये वाकई सही है या नहीं है। तो उसके लिए आप देखें हमने फार्मूला यूज़ किया, ये फार्मूला कौन सा है, मीन फ्री टाइम का, ठीक है। मीन फ्री टाइम का डेल्टा T इज इक्वल टू H/4πW, ठीक है। ये तो हमारे पास जो है वो कांस्टेंट होता है, 6.65 × 10⁻28 आई थिंक,
लेकिन वो होता है जॉल सेकंड में। यहाँ पे हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड में हमने एच की जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट, सॉरी, ये इसकी जो वैल्यू है वो हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड में, जॉल सेकंड की बजाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड में कन्वर्ट की हुई है, यानी तो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी 6.65, उसको हमने कन्वर्ट किया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो वो कन्वर्ट कैसे आप करते हैं, आप यूज़ करते हैं एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो फिर उसमें हमारे पास जॉल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आपस में कन्वर्जन आती है, ठीक है। तो हमने ये एच की वैल्यू जो है वो इस तरह से निकाल ली है इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड में, यानी 4.13570 इंटू 10⁻15, ये हमारे पास अब आ गई है एच की वैल्यू। सॉरी, एच हमारे पास था 6.65 10⁻34 जॉल सेकंड, ठीक है। तो ये इससे फिर हमने ये कन्वर्ट करके ये निकाल लिया। अच्छा, इसके बाद है यहाँ पे 4 पाई डब्ल्यू, 4 पाई एंड डब्ल्यू इज़ 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 6 कहाँ से लिया, ये 6 जो हमने यहाँ पे रेंज पहले बताई थी कि डब्ल्यू की जो वैल्यू है उसकी रेंज 6 से 8 हो सकती है, तो ये 6 हमने यहाँ लगा दी। अब ये भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसीलिए हमने जाउल की बजाय यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट किया ताकि हमारी यूनिट्स जो है वो एडअप होके हमें सही से वैल्यू दे सकें। अच्छा, ये जो है ये यहाँ पे ऊपर मौजूद है और ये एम भी नीचे है, यानी ये देखें आप, स्लैश का मतलब है कि डिवाइड हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल यहाँ पे यूनिट क्या बनेगा लाइफ टाइम का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, तो सेकंड में आएगा लाइफ टाइम। तो ये बिल्कुल ठीक है, सेकंड में ही होता है टाइम। तो अच्छा, जब इसकी कैलकुलेशन आप करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो लाइफ टाइम आएगा 5.5 इंटू 10⁻23, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली जो है वो -22 है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली लेस देन जो है वो -22 है, -23 इज लेस देन और इक्वल टू -22, ठीक है। सो इसका मतलब है यहाँ पे जो हमने लाइफ टाइम कैलकुलेट किया है यूजिंग द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, वो तकरीबन वही लाइफ टाइम है जो कि किसी भी वर्चुअल स्टेट का, वर्चुअल सिंगल पार्टिकल स्टेट का होता है। इसका मतलब है डब्ल्यू की वैल्यू हमने बिल्कुल ठीक एस्टिमेट कर ली है, ठीक है। तो और इसका मतलब ये है कि वर्चुअल स्टेट्स पे जो है प्रोजेक्टाइल पहले जाती ज़रूर है, ठीक है। यानी इंसिडेंट जो पार्टिकल है वो पहले वर्चुअल स्टेट्स में स्टे करता है, उसके कुछ लाइफ टाइम होता है, उस लाइफ टाइम के बाद वो एनर्जी शेयर करके कंपाउंड बना के तो उसी न्यूक्लियस के अंदर जो है अब्जॉर्ब हो जाता है, ये एनर्जी खुद लूज़ करके तो बाकी न्यूक्लियस को अपनी एनर्जी दे देता है। सो ये हमारे पास जो है वो लाइफ टाइम आ गया उस स्टेट का जहाँ पे प्रोजेक्टाइल जो है वो वर्चुअल स्टेट पे जहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। अब हम इसमें कंपाउंड न्यूक्लियस का रिएक्शन लिखे रहे। अगर आपको याद हो तो ये रिएक्शन बिल्कुल बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है। ए इज़ द प्रोजेक्टाइल, एक्स इज़ द टारगेट, सी स्टार इज़ द कंपाउंड न्यूक्लियस एंड वाई एंड बी आर द रिजल्टेंट पार्टिकल्स और न्यूक्लियस जो कि रिएक्शन के बाद हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो द क्रॉस सेक्शन which expresses the probability can be expressed as, अच्छा, जो क्रॉस सेक्शन होता है न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन जिसे हम कहते हैं, वो हमें जो है वो ये बताता है कि कितने चांसेस हैं किसी भी रिएक्शन के अकर होने के, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्रॉस सेक्शन का जो फार्मूला है वो किस तरह से लिखा जाता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिकेइंग टू y + b, ठीक है। तो ये इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो फिर आपके पास जो है वो क्रॉस सेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन डिकेइंग फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी बनने का क्रॉस सेक्शन जो है वो बराबर होता है उस क्रॉस सेक्शन के जो ए का क्रॉस सेक्शन है इनटू द लेवल विड्थ ऑफ बी एंड द टोटल लेवल विड्थ, ठीक है। यानी क्रॉस सेक्शन फॉर अब्जॉर्बिंग ए एंड फॉर्मिंग द कंपाउंड न्यूक्लियस, इसको हम सिग्मा ए के नाम से कहते हैं। द क्रॉस सेक्शन जो कि
ए की एब्जॉर्प्शन और कंपाउंड न्यूक्लियस की फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसको हम सिग्मा ए से शो करते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग सी, ये वो चीज़ है, ठीक है। और सेकेंड जो है हमारे पास लेवल विड्थ फॉर डिके टू बी के डिके की जो लेवल विड्थ है, अनसर्टेनिटी जो है उसको हम लेवल विड्थ कहते हैं, तो बी में डिके होने का चांस कितना है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, ये टोटल डिके विड्थ, ठीक है, टोटल डिके विड्थ, जिस तरह लेवल विड्थ था इसी तरह ये डिके विड्थ है। डिके विड्थ भी अनसर्टेनिटी किसी डिके के अंदर जो है उसको शो करती है। लेवल विड्थ हमारे पास एनर्जी के स्टेट्स में अनसर्टेनिटी को शो करती थी, यहाँ पे डिके में अनसर्टेनिटी कितनी परसेंट है, कितनी है उसकी वैल्यू, उसको शो करने के लिए भी हम यही वाला सिंपल यूज़ करते हैं जो लेवल विड्थ के लिए यूज़ किया था। अच्छा, ये हमारे पास जो फार्मूला बना प्रोबेबिलिटी ऑफ डिकेइंग टू वाई एंड बी, यानी बी और टोटल, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग सी, वो ये वाली आ जाएगी सिग्मा ए, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल जो है क्रॉस सेक्शन प्रोबेबिलिटी ए से बी की, यानी कि ए प्रोजेक्टाइल से हमारे पास आउटपुट में जो बी आ रही है उसकी फॉर्मेशन की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है। गैमा बी जो है हमारे पास, गैमा फंक्शन जिसे हम कहते हैं, गैमा बी जिसको हम लेवल विड्थ से भी शो करते हैं, जिसको हम डिके विड्थ भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं पार्शियल विड्थ। पार्शियल विड्थ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ थोड़ी सी किसी भी एक पार्टिकल की विड्थ की बात हो रही, पार्टिकल के डिके के अंदर अनसर्टेनिटी की बात हो रही, इसलिए इसे पार्शियल विड्थ कहेंगे। जब इसके साथ कोई भी सबस्क्रिप्ट नहीं लगा होगा तो ये टोटल विड्थ होती है। टोटल विड्थ जो होती है वो सारी की सारी जो है वो प्रोबेबिलिटी की अंदर जो सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी होती है उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है। एज के टाइम्स द टोटल डिके प्रोबेबिलिटी जो है उसको हम कहते हैं गैमा टोटल विड्थ, ठीक है। तो टोटल डिके की जो विड्थ है उसको हम यहाँ पे इससे शो करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम बात कर रहे थे द बिहेवियर ऑफ द क्रॉस सेक्शन विद एनर्जी डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव साइजेस ऑफ गैमा फंक्शन एंड द स्पेसिंग बिटवीन एनर्जी लेवल, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन का जो बिहेवियर है वो टोटली डिपेंड कर रहा होता है साइजिंग एंड स्पेसिंग जो है एनर्जी लेवल की उस पर, ठीक है, एनर्जी लेवल की स्पेसिंग पे डिपेंड कर रहा होता है। यानी अगर लो एनर्जी लेवल्स हैं हमारे पास तो उसकी स्पेसिंग ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास जो है वो रेजोनेंस होती है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। फॉर लो एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस द एनर्जी लेवल्स आर relatively well spaced and the cross section exhibits resonance, while at higher energy levels the excitation, the width will overlap several energy levels and the cross section varies much more slowly with energy. This is continuum, ठीक है। एक तो रेजोनेंस वाला फिनोमेना है और दूसरा कॉन्टिन्यूम है। तो रेजोनेंस वो होता है जहाँ पे हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसेस हो लेवल्स के दरमियान, तो फिर हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ना कि किस लेवल से मैच कर रहा है, यानी किस लेवल से रेजोनेंस हो रही है। लेकिन जब एनर्जी स्टेट्स ही आपस में ओवरलैपिंग है तो फिर रेजोनेंस के चांसेस कम हो जाते हैं, तो फिर उसको हम कॉन्टिन्यूम कहते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो है क्रॉस सेक्शन बहुत मुश्किल से ही वेरी करता है, क्रॉस सेक्शन तकरीबन एक ही वैल्यू पे फिक्स हुआ होता है, ठीक है। तो अच्छा, द एनर्जी विद द रेजोनेंस और द कंटिन्यूम ट्रांजिशन अगर डिपेंड्स ऑन एक ही वैल्यू पे डिपेंड करती है एनर्जी की, एक ही वैल्यू पे डिपेंड कर रही होती है। यानी अगर हमारे पास ये 20 है, ठीक है, तो हमारे पास 10 MeV एनर्जी होगी रेजोनेंस, और अगर हमारे पास A200 है तो हमारे पास 100 keV एनर्जी होगी जो है हमारे पास कंटिन्यूम की ट्रांजिशन की। यानी ये वो एनर्जीज हैं जो एसोसिएटेड हैं रेजोनेंस के साथ और कंटिन्यूम ट्रांजिशन के साथ, ठीक है। तो ये एनर्जीज डिपेंड किस पे कर रही होती है, ए की वैल्यू पे। ए की वैल्यू, ए जो है एक्चुअली स्पेसिंग को शो कर रहा है, तो ए की वैल्यू अगर यानी नंबर्स को शो कर रहे हैं, एन जिस तरह से हमारे पास 150 होता है, इस तरह से अगर 20 है तो फिर हमारे पास 10 MeV हमारे पास जो है एनर्जी की वैल्यू होगी। अगर 20 से भी ऊपर है, 30, 40, 50, तो इस तरह से एनर्जी की वैल्यू कम होती जाएगी। और फिर अगर फ़र्ज़ करें 200 है तो फिर इसका मतलब एनर्जी 100 keV है।
सो इस तरह से हम इसको जो है वो असाइन कर सकते हैं। इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ पे स्पेसिंग ज़्यादा और कहाँ पे कम है। जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगी वहाँ पे स्पेसिंग कम होगी, और जहाँ पे एनर्जी कम है वहाँ पे स्पेसिंग ज़्यादा है। ठीक है, यही बात हमने यहाँ पे की थी। जहाँ पे स्पेसिंग कम है वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, जहाँ पे स्पेसिंग ज़्यादा है वहाँ पे एनर्जी कम है। ठीक है, तो ये अपने जो लेक्चर यहाँ तक अभी हमने स्टडी किया उसको रिवाइज अगर करें तो कुछ इस तरह से होगा। ब्रेटमिग्नर फार्मूला हमारे पास जो आया था वो हमने उसके अंदर मीन फ्री पाथ या जो उसका पाथ मीन फ्री टाइम मीन फ्री पाथ और मीन फ्री टाइम, इन दोनों की वैल्यू हमने डिराइव की थी। और उसके बाद हमने यहाँ पे जो है वो उनकी वैल्यूज़ निकालने के बाद हमने शेल मॉडल की जो वैल्यू पोटेंशियल डेप्थ की वो देखी थी, और फिर हमने अटेन्यूएशन डिस्टेंस जो है उसकी जो है वैल्यू उसको लगा के तो फिर हमने W की वैल्यू फाइंड की थी। और वहाँ से हमने ये बताया था कि हमने जो W की वैल्यू फाइंड की है ये एक्चुअली एग्जैक्ट है और ये इसके अंदर यूज़ होगी, तभी हमारी जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो सकेगी। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर यहाँ तक ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको माइंड अप करेंगे, इसकी डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि ये जो फार्मूला है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। थैंक यू।